हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 65th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर 39th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तक भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आधिकारिक उत्तर की सहायता से आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ख़ासकर हमारा जोड़ जिन प्रश्नों में ई ऑप्शन यानी कि 63rd से लेकर 65th री एग्ज़ाम तक यानी कि 4 पेपर हमारे पास हैं जिसमें आयोग ने ई ऑप्शन का उपयोग किया है। उन ई ऑप्शन को भी हम ध्यान से देखेंगे और ई ऑप्शन के जाल से आपको किस तरीके से बचना है इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। हमारे पास जो अध्ययन सामग्री होगी भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए वो मात्र 2 किताबें होंगी। इसके अलावा आपको कोई भी किताब, कोई भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। एक किताब होनी चाहिए आपके पास बाईलैंग्वेज, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिंदी भाषी स्टूडेंट भी हैं वो भी इस किताब को बाईलैंग्वेज ही रखें, क्योंकि संविधान की भाषा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन का ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरी किताब आपके पास होनी चाहिए वो भारत की राज्य व्यवस्था 6th एडिशन यानी कि जो इसकी लेटेस्ट एडिशन है वह होनी चाहिए। मात्र 2 किताब जिसका कि आपको ज़रूरत है। अब हम चलते हैं 65th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा री एग्ज़ाम जो कि 17 फरवरी को हुआ था। याद रखेंगे 65वीं बीपीएससी में 2 एग्ज़ाम हुए थे, एक री एग्ज़ाम हुआ था। जो विकलांग बंधु हैं उनके लिए रिजर्वेशन को लेकर आपत्ति आ गई थी। तो री एग्ज़ाम की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार बेस क्या है। न्याय की उचित प्रक्रिया कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का शासन, संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और जो ई ऑप्शन है वो सारे में सेम रहेगा, इसलिए मैं बार बार ई ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया चलती है यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसका सही उत्तर होगा बी। जिन्हें भी क्वेश्चन दिखाई ना दे, कम क्वालिटी के कारण परेशान ना हो, मैं पूरे क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा। दूसरा प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया गया। याद रखेंगे जो हम प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं वो 65th बीपीएससी री एग्ज़ाम का है जो कि आपको सामान्यतः किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आयोजन मात्र 15 से 20 विद्यार्थियों के लिए किया गया था। इसे आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है राज्यसभा द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के द्वारा और ई ऑप्शन। आपको याद होगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव मंडल होता है, निर्णायक मंडल होता है, उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, तो उस हिसाब से जो हमारा सबसे उपयुक्त आंसर होगा वह होगा डी, यानी कि संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, यानी 102 का सही उत्तर है डी। 103 है प्रश्न, भारत के संयुक्त सत्र ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है। जो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। फिर है संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी 104 का सही उत्तर है बी। इसके अलावा ऑप्शंस क्या हैं, संविधान में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में और ई ऑप्शन। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि 2 टर्म यूज होते हैं संविधान में, डिफैक्टो और डिज्यूरो। डिज्यूरो मतलब इन लॉ और डिफैक्टो माने इनफैक्ट। तो अगर डिफैक्टो की बात की जाए तो डिफैक्टो जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है, लेकिन डिजूरे यानी इन लॉ की अगर बात करें तो शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो 104 का सही उत्तर होगा बी, प्रेसिडेंट। 105 प्रश्न है,
पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई, यानी कि इसका सही उत्तर होगा बी, 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो एक चीज़ आप दिमाग में एडजस्ट कर लें कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है राजनीतिक संस्था में वो मात्र संस्था है पंचायती राज। राज्य विधानसभाओं में, राज्यसभा में, लोकसभा में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। 108वां संविधान संशोधन विधेयक लगभग 15 सालों से पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक राजनीतिक मतभेद के कारण पास नहीं हो सका है, यानी इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं? आम चुनाव, उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव, जनमत संग्रह। आम चुनाव तब होता है जब सरकार का पूरा टेन्योर, कार्यकाल पूरा हो जाता है। जैसे अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो ये आम चुनाव होंगे। चाहे लोकसभा के जो कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव होते हैं उसे आम चुनाव कहते हैं। यदि किसी सदस्य का किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य कारण से अयोग्यता के कारण उसकी सदस्यता चली जाती है और उसके स्थान पर अगर चुनाव होता है तो उपचुनाव कहते हैं इसको। यदि सरकार पूरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाती है और पूरी की पूरी सरकार ही गिर जाती है और उसके कारण अगर चुनाव कराने पड़ते हैं तो उसे बोलते हैं मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन। जनमत संग्रह, रेफरेंडम अलग चीज़ है जो कि भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उन देशों में जनमत संग्रह का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। जनमत संग्रह में भारत की बात करें तो एक जूनागढ़ में स्वतंत्रता से पहले जनमत संग्रह की बात सामने आती है। स्वतंत्रता के बाद कहीं भी जनमत संग्रह की बात सामने नहीं आती है और न ही इसका संविधान में प्रत्यक्षता उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है 15, 25, 31, 20 और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इससे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 थी, किंतु उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इनकी संख्या को बढ़ाकर 31 से 34 कर दिया गया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय भी शामिल है, यानी कि इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 34 में जजेज हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। यानी केवल जजेज की संख्या पूछे तो 33, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस पूछे तो 34, यानी इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा? ई। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ई ऑप्शन आपके लिए इसलिए दिया गया है कि आप विकल्पों को बहुत सावधानीपूर्वक देखें। जहाँ तक संख्या की बात है, अनुच्छेद हमेशा देखते रहेंगे आप। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को नेहरू जी के द्वारा आरंभ किया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो पंचायती चुनाव होते हैं उसको कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं होती है, उसको करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, यानी इसका आंसर होगा 110 का बी। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी। ये जो प्रश्न अब आप देख रहे हैं उस 65th जो मेन एग्जाम हुआ था, मैंने आपको बताया कि 65th का 2 एग्जाम हुआ था, तो जो मेन एग्जाम हुआ था 15 अक्टूबर को, उसका प्रश्न है आम आदमी पार्टी क्या है? राज्य पार्टी है, स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है या रजिस्टर्ड पार्टी है या उपयुक्त में से कोई नहीं? अब इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। जब आयोग ने अपनी प्रोविजनल आंसर की जारी की तो इसका उत्तर आयोग ने दिया कि आम आदमी पार्टी एक स्टेट पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है,
किंतु जब आयोग ने रिवाइज आंसर दिया तो इसका उत्तर आयोग ने ई कर दिया, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अब मैं इसके पीछे रीजन बता देता हूँ, रीजनिंग रेशनल क्या है। बच्चों ने इस पर आपत्ति दी। जिन बच्चों ने ई ऑप्शन लगाया था उनका लॉजिक था कि राज्य पार्टी तो है ही, इसके साथ ही कोई भी राज्य पार्टी पंजीकृत पार्टी भी होती है, यानी कि ए और डी दोनों ही आंसर क्या है, राइट है। उस लॉजिक को आयोग ने भी स्वीकार किया। लेकिन जब आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ पे शुरुआत में ही देखेंगे कि आम आदमी पार्टी इज ए स्टेट पार्टी। जो क्राइटेरिया है चुनाव आयोग के द्वारा, उस हिसाब से भी राज्य स्तरीय पार्टी है। तो इन प्रश्नों में आपको ई ऑप्शन पर बड़े बारीक तरीके से ध्यान देना है कि अगर एक से अधिक ऑप्शन बनता है सही, तो आपको ई ऑप्शन की ओर भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रतिज्ञा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आर्टिकल 32 खोलकर एक बार अच्छे से पढ़ लें। उसमें जितने भी रिट पिटीशन दिए हुए हैं उनके बारे में जानकारी कर लें, तब ये प्रश्न बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे इस प्रश्न की अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्नों में से एक होगा। इसका सही उत्तर है सर्टियोरारी, यानी उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा जाता है, क्योंकि इसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय निचली अदालतों से केसों को रोककर और उसको अपने पास मंगा लेती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का कौन सा संस्करण अभी यूज किया जा रहा है? तो ये M3 है, चूँकि उस समय काफ़ी चर्चा में था, इसलिए प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या अधिक है? नॉर्मली एक प्रश्न या तो यूपी पीसीएस हो या बिहार हो, एक तरह से नंबर्स पे पूछे जाते हैं। तो आप लक्ष्मीकांत में इसकी लिस्ट दी हुई है कि किस राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो इसे आप एक बार प्राइमरी फेस से देख लेंगे। इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि बाकी जो राज्य हैं उनमें सीटों की संख्या काफ़ी कम है। तो भारत के वरीयता क्रम में यानी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यूपीएससी चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमीशन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और कैग हैं, ये सारे जो हैं वो 9 में आते हैं। यानी इनकी जो टेबल ऑफ प्रेफरेंस है वो क्या है, बराबर है। इसके जो बाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, उनका वरीयता क्रम काफ़ी नीचे होता है और वो 14th पे आते हैं। तो एक बार आप वरीयता क्रम वाले टेबल को अच्छे से देख लेंगे। मैं ऊपर का तो कम से कम 7 तक आप याद रखेंगे ही। सबसे पहले प्रेसिडेंट, 2 नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट, 3 नंबर पर प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद 4 नंबर पर होते हैं राज्यों में गवर्नर, 5 नंबर पे होते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट और 5 में उप प्रधानमंत्री को जोड़ा गया है बाद में। 6 नंबर पर होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। 7 नंबर पर होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भूतपूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष के नेता को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, इसलिए उनको भी वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर रखा गया है। इस तरह से आप पूरे टेबल को याद कर लेंगे, लेकिन 7 तक तो जरूर याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं
कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। अब भारत में जब संसदीय व्यवस्था है वो चेक एंड बैलेंस पे चलती है, तो इस तरीके का कोई भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है, यानी उस हिसाब से जिसका सही उत्तर होगा वो होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत। इस खाप पंचायत, जाति पंचायत और जन पंचायत इस तरह के कोई भी जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। जो भारतीय संविधान में वर्णित है, जिसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है, वो है ग्राम पंचायत, यानी इसका सही उत्तर होगा सी। नॉर्मली 10 से 15 प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं, यानी कि 1/10 हिस्सा जो है आपके प्रश्नों का 150 अगर कुल प्रश्न है तो लगभग 1/10 हिस्सा यानी 15 के करीब प्रश्न आपको भारतीय राज्य व्यवस्था संबंध से पूछे जाएंगे। इस वीडियो को हम लंबा नहीं करते हैं, आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर के ही क्रम में हम 40 से 50 और प्रश्नों को लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा प्रयास सार्थक लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके सब्सक्रिप्शन एक एजुकेटर के लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।